नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजधानी देहरादून में सफर होगा स्मार्ट। एक क्लिक में मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज परिवहन विभाग कर रहा ऐप तैयार। ऐप में रूट प्लानर, फेयर डिटेल्स और नेविगेशन जैसी होंगी सुविधाएं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजधानी देहरादून में अब सफर करना स्मार्ट हो जाएगा और ऐसे में एक ही क्लिक पर पूरी सुविधा मिल सकेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी भी मिल सकेगी, जिसके लिए ऐप भी तैयार की जा रही है। तो अब इसको लेकर कवायद भी तेज होती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में, और कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग इसको लेकर अब एक ऐप तैयार कर रहा है और एक ऐप के माध्यम से ही सारी जानकारी और सुविधाएं मिल सकेंगी। तो ऐप में रूट प्लानर, फेयर डिटेल्स और नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी होंगी। राजधानी देहरादून में सफर करना अब स्मार्ट हो जाएगा। स्मार्ट तरीके से सफर कर सकेंगे। ऐप के जरिए सभी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि एक क्लिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी जानकारी भी मिल सकेगी। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्मार्ट बनाने की कवायद भी अब तेज होती नजर आ रही है। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं परिवहन विभाग की? देखिए विशाल, जिस तरीके से हम जानते हैं परिवहन विभाग ने एक ऑर्डर निकाला था कि देखिए जितने भी अधिकारी हैं परिवहन विभाग के और कर्मचारी हैं वो अब इन वाहनों का इस्तेमाल कर अपने कार्यालय पहुंचेंगे। ऐसे में कल, क्योंकि गुरुवार था और इस गुरुवार को एक दूसरा गुरुवार होने की वजह से जो फीडबैक लिया गया अधिकारियों से, तो ये देखा गया देखिए कई मतलब जो लोग इन सब वाहनों से यातायात करते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि आखिरकार कितनी देर में उनका वाहन आने वाला है, या कितना किराया है, या किस रूट से जाया जाए। इसी के चलते देखिए अब एक ऐप का निर्माण करने का फैसला जो है वो आरटीओ विभाग की ओर से लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि देखिए इस ऐप के जरिए आपको सारी जानकारी, यातायात, रूट और यहाँ तक कि देखिए जो निःशुल्क है, जो शुल्क है उसकी भी अपनी पूरी जानकारी जो है उस ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। रही बात देखिए तकरीबन, क्योंकि पूरे देहरादून शहर में 700 से अधिक ऐसे वाहन हैं जिसमें विक्रम बसें और टाटा मैजिक शामिल हैं। ऐसे में इन सभी वाहनों के अंदर जीपीएस को इंस्टॉल करा जाएगा और उनके माध्यम से जो है पूरी ट्रैकिंग करी जाएगी, जैसा आरटीओ संदीप सिंह अभी फिलहाल बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए समृद्ध कि कितना फायदा इससे मिल सकेगा? क्योंकि अगर ये एक ऐप होगी और ऐप के जरिए जानकारी भी मिल सकेगी, तो क्या फायदे इसके दिखाए जा रहे हैं, या फिर कहा जा सकता है कि लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही बात है कि लोगों को अब जो है दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या देखिए उन लोगों को पहले रहती थी जिनको अपने कार्यालय में 2 या 3 वाहन बदल कर जाने पड़ते थे। मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह एक ऑटो के माध्यम से, उसके बाद दूसरी जगह से तीसरी जगह दूसरे ऑटो के माध्यम से। तो ऐसे में कई मरतबा उनको ये देखना पड़ता था या इंतजार करना पड़ता था कि आखिरकार कितनी देर में उनकी सवारी आने वाली है, जिसकी वजह से देखिए कहीं ना कहीं परेशानी तो लोगों को होनी पड़ती थी। अब अगर इस ऐप के निर्माण से इन सब चीजों का कहीं ना कहीं सुधार होगा और इन सब चीजों का निवारण होता है, तो यात्रियों के लिए एक अच्छी पहल जो है आरटीओ विभाग यहाँ करते हुए नजर आ रहा है। जी विशाल। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे हम उत्तराखंड में। मौसम ने ली करवट। देर रात से ही पहाड़ों पर हो रही बारिश। देहरादून में भी गरज के साथ बरसे बादल। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है और कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे राहत भी अब मिलती हुई नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आया है। देहरादून में गरज के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जारी किया था और ऐसे में कई जिलों में बारिश के आसार भी जताए थे। राजधानी देहरादून में भी देर रात से बारिश जारी है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, मौसम विभाग ने पहले भी अनुमान सटीक साबित बताया था और अब भी देखा जा रहा है कि मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। किस तरह का मौसम रहने वाला है हाल फिलहाल में? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड के मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जताया गया था कि जो है मानसून दस्तक देगा और उसके बाद जो है रुक रुक कर बारिश होगी शुरुआती तौर पर, उसके बाद जो है अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और उसके चलते जो है कहीं ना कहीं तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की जाएगी। उसके बाद जो है गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो
कल रात से जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, उससे जहां मौसम सुहावना हुआ है, तो उसके साथ ही दूसरी ओर देखा जाए तो जो है गर्मी से राहत मिली है। अगर देहरादून के तापमान की बात करें तो 39 डिग्री तक तापमान पहुंचा था और लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का जो है सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में अब जिस तरह से मौसम बदला है तो निश्चित तौर पर अब जो है गर्मी से राहत तो मिली है, मौसम भी सुहावना हो गया है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अभी कई दिन तक जो है बारिश का ऐसे ही दौर जारी रहने वाला है। रुक रुक कर बारिश जो है वो होती रहेगी और पहाड़ी इलाकों में भी जो है बारिश और बर्फबारी का जो है अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह से बारिश चलती रही तो गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम जो है इस तरह से सुहावना नजर आएगा। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में चारधाम यात्रा भी जारी है, बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, वो उत्तराखंड में हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए किस तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं? क्या कुछ अपील की जा रही है उन लोगों से? हाँ, देखिए, मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो है मानसून की बारिश जो है वो अधिकतम रहने वाली है अन्य वर्षों के मुकाबले। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इस बार वर्षा अधिक है, तो उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि चारधाम पर आने वाले तीर्थ यात्री विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें कि जहाँ जो नदियां हैं उनके आसपास न जाएं, नाले पालों के पास न रहें, क्योंकि बरसाती तौर पर जब बारिश होती है तो कई बार पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की संभावनाएं बनी रहती है और कई बार ज्यादा बारिश होने की वजह से जो है नदी नाले और ऐसे उफान पर आ जाते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न रहती है। तो ऐसे में वहां से उनके पास न रहने की सलाह जो है वो भी दी गई है। इसके अलावा सतर्क रहने के जो है बताया गया है, ये भी कहा गया है कि अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, ज्यादा दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो अपने नजदीकी जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर और अपने साथियों को इसकी जानकारी जरूर दें कि आप किस इलाके में किस ओर जा रहे हैं, जिससे जो है तमाम जानकारी रह सके। क्योंकि देखिए, अक्सर कर हमने देखा है कि उत्तराखंड में जब नदी नाले जो है उफान पर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो है इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि नदी नाले उफान आने पर जो है वहां पर लोग फंसे रह जाते हैं। तो ऐसे में उसके लिए भी एडवाइजरी जो है वो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत भी मिली है। तापमान में आई जबरदस्त गिरावट से हल्की ठंडक का एहसास भी होने लगा है। ऐसे में कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। प्रदेश भर में सरकार की ओर से विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर के मेघावाला गांव में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हैं और किसानों से सीधे संवाद भी उन्होंने किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में कृषक बंधुओं को कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है ताकि कृषक उन्नत बीजों के साथ ही कृषि के नए तकनीकों को अपना कर लाभ उठाया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री मोदी जितनी सैनिकों की चिंता करते हैं उतना ही हमारे किसानों का सम्मान और चिंता करते हैं। उन्होंने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 6000 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक कृषक बंधुओं के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्हें नई कृषि तकनीकों की जानकारी भी दी जा रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 19.6% है। मोदी सरकार इसको आगे ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ये अभियान 29 तारीख से शुरू हुआ है, 12 तारीख तक आज हमारे प्रदेश को हम इसमें आगे बढ़ाया है। आज कृषि को हम विज्ञान से जोड़ना चाहते हैं। पहले देखने में आता था कि वैज्ञानिक दिल्ली में बैठकर, बड़े शहरों में बैठकर वहाँ टेस्टिंग करते थे। हमने कहा कि आपकी प्रयोगशाला हमारे किसान की मट्टी है, किसान का खेत है। उस खेत में कितना जिंक है, कितना कार्बन है, इसको वहाँ पर जाकर आप टेस्ट करेंगे तो उसका लाभ किसान को मिलेगा। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने अल्मोड़ा पहुंचकर नगर निगम सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा नगर निगम सहित नगर पालिका और नगर पंचायतों में सफाई कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली है। बैठक में जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी को इस बैठक में आना चाहिए था।
इसके लिए जिलाधिकारी समेत अन्य अनुपस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा। उन्होंने उपस्थिति अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं को सभी अधिकारी सफाई कर्मचारियों तक पहुंचाएं। मोदी सरकार पूरे देश में ऐसे कर्मचारियों का सर्वेक्षण करा रही है जो हाथ से मैला ढोने का काम करते थे वर्षों से। उनको सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मोदी सरकार उनको ट्रेनिंग दे रही है। एक मुश्त अनुदान राशि 40,000 रुपए दे रही है। 50 लाख तक के ऋण उनके पुनर्वासन के तहत दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने उन योजनाओं को बताया है। यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को इन योजनाओं की जानकारी भी नहीं थी। जो मुझको बैठक में ज्ञात हुआ है कि उनको जानकारी प्रॉपर नहीं थी। अभी मैंने उनको निर्देशित किया है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके परिणाम सफाई कर्मचारियों के हित में आएंगे। कर्मचारियों की संख्या भी पहाड़ों पर कम है, आवास की समस्या भी है उनकी पहाड़ों पर कि वर्षों से वो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनको आवास का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान पोकलैंड मशीन से सुमन देवरानी की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। जिलाधिकारी द्वारा घटना की गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मृतक के आश्रितों को शीघ्र सहायता और पुनर्वास प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। ताकि उन्हें मॉनेटरी मदद 18 साल की उम्र तक दी जा सके। इसी तरीके से जो भी यथासंभव सहायता हमारी तरफ से दी जानी उसके लिए हम लोग प्रयास करें। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इसके बाद में मृतक परिवार को मदद देने के लिए हम जो भी सरकारी हमारी स्कीम्स है उनको काम में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो मृतक की पत्नी है उन्हें विधवा पेंशन और आजीविका से संबंधित एक प्रोसेस में जो लोन वोन दिए जाने हैं उनको एक असिस्टेंस दी जानी ट्रेनिंग के साथ में, तो वो हम उसका प्रयास करें। साथ ही बच्चों के लिए फॉस्टर केयर वाले एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करें ताकि उन्हें मॉनेटरी मदद 18 साल की उम्र तक दी जा सके। इसी तरीके से जो भी यथासंभव सहायता हमारी तरफ से दी जानी। पौड़ी डीएम डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना की जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें वाहन और होम स्टे के लिए आए 27 आवेदनों में से 24 को स्वीकृति दी गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को स्वरोजगार के लिए आ रहे आवेदनों की जांच कर उन्हें योजना से लाभान्वित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने आवेदकों से स्वरोजगार योजना में होमस्टे और वाहन मद के आवेदकों के व्यवसायिक समेत कार्य क्षेत्र के बारे में भी पूरी जानकारी ली है। पर्यटन के विकास के दृष्टिगत जो हमारी दो स्कीम्स हैं, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्कीम, जिसके माध्यम से होम स्टे और रिजॉर्ट्स और व्हीकल्स को हम लोग प्रमोट करते हैं या स्वरोजगार को प्रमोट करते हैं। इसी क्रम में लगभग हमारे जो आवेदन थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के गैर वाहन मद में हमारे 3 आवेदन थे और उन तीनों को पास किया गया। वाहन मद में 13 आवेदनों में से 2 को रिजेक्ट करते हुए 11 को क्लियर किया गया और दीनदयाल उपाध्याय में 8 में से 6 एप्लीकेशन सेंक्शन की गई और कहीं ना कहीं इससे टूरिज्म के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। वन विभाग की ओर से जिला मुख्यालय स्थित प्रेक्षागृह में गुलदार और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों के साथ हितधारकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्कूली बच्चों और मीडिया कर्मियों के साथ ही चर्चा करते हुए गुलदार के हमलों, गतिविधियों और समाचार प्रस्तुतिकरण पर चर्चा भी की गई। गुरुवार को गुलदार कूद गड़िया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने किया। उन्होंने कहा है कि पुलिस और नगर निकायों को गुलदार की सक्रियता वाले क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, इसका रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। शिक्षा विभाग का दायित्व है कि वो बच्चों को जागरूक करे। उन्होंने कहा है कि यह गंभीर मामला है कि लोग गुलदार का वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसकी सूचना आपदा प्रबंधन और पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना नहीं देते हैं, जबकि सभी को सबसे पहले कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देनी चाहिए।
स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रखा गया, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई सारे एम्प्लॉयज़ भी थे और इस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा भी अपने स्पीचेस दिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं। और इस संबंध में हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिस्पॉन्सेज कैसे इम्प्रूव करें। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लवाली बदहाली की स्थिति में है। ग्रामीणों में लवाली स्वास्थ्य केंद्र को लेकर तीखी नाराजगी भी है। बीजेपी मंडल महामंत्री राजकुमार नेगी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे तक चिकित्सालय का ताला न खुलने से मरीज परेशान रहे। इस संबंध में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने भी सीएमओ से बात की। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के चलते मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसी स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। वही मामले में सीएमओ डॉक्टर पारुल गोयल ने कहा है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी कार्मिक तैनात हैं। वार्ड बॉय को 4 धाम यात्रा ड्यूटी में तैनाती दी गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की ताला चाबी का जिम्मा संभाल रही स्टाफ नर्स ने घर से आते समय चाबी गुमा दी, जिस वजह से स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुल सका। वहीं फार्मासिस्ट 5 दिन की छुट्टी पर गए हुए हैं। होम्योपैथिक के डॉक्टर की अन्यंत्र ड्यूटी भी लगी हुई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में तैनात डॉक्टर गौतम बीते 2 जून से अस्पताल में उपस्थित नहीं हुए हैं। इसकी शिकायत उन्हें मिलती है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने ड्यूटी से नदारद चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। मेरे को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाली जो है वहाँ पे कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। अगर देखा जाए तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी कर्मचारी वहाँ पे तैनात हैं। वार्ड बॉय है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है और हमारे डॉक्टर साहब भी हैं और इसके अलावा वहाँ पे होम्योपैथी के डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी तैनात हैं। जो हमारे वार्ड बॉय हैं वो अभी 4 धाम यात्रा पे गए हैं, तो जो वहाँ की चाबी और ताला है उसका अभी सारा जो व्यवस्था है वो हमारी वहाँ की स्टाफ नर्स करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो आज घर से आते हुए उनके द्वारा जो है चाबी कहीं पे गिर गई थी, इसी वजह से आज ताला नहीं खुल पाया। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं मिस्टर प्रदीप जो है वो 5 दिन की छुट्टी हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लेके स्वीकृत करा के गए हुए हैं, जबकि हमारे होम्योपैथी के जो डॉक्टर साहब हैं उनकी अन्यथा कहीं ड्यूटी लगी हुई है। मैं यहाँ पे क्षेत्रीय यहाँ पे मंडल महामंत्री हूँ और हमारे यहाँ पे अभी 4-5 मरीज ऊपर गए मार्केट में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी तक ताला नहीं खुला, 9:30 बज गए यहाँ पे। तो अभी हमने अपने जिला अध्यक्ष जी से ये बात कही थी यहाँ पे कि हमारा लवाली केंद्र में कि डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है और स्थिति इतनी बुरी है यहाँ पे, अभी तक देखो ताला नहीं खुला यहाँ पे। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय जिला अध्यक्ष जी ने भी सीएमओ मैडम से बात की थी और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने कहा यहाँ पे हमारे जो एक वार्ड बॉय थे वो यहाँ पे टाइम पे आते थे, उनकी उन्होंने ड्यूटी लगवा दी, तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए ये। और संवाददाता जय ममगई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जो है क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर किस तरह मरीजों को भटकना पड़ रहा है स्वास्थ्य के लिए? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य का यहाँ पे जो है पूरे पहाड़ों के अंदर जो है बिल्कुल हालत जो है लचर है। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो जैसे कई भी जगह जो है आकस्मिक सेवा जो है स्वास्थ्य ने खोला हुआ है कि जगह जगह पर चिकित्सा शिविर लगे हुए हैं, छोटे छोटे अस्पताल है, उन पर भी जगह जगह जो है ताले देखने को मिल रहे हैं। ये यहीं के हालात नहीं है, इसी क्षेत्र के हालात नहीं है, जगह जगह पर पूरे जनपद के अंदर ही, जैसे कि बैजरो हुआ, बैजरो में है, थली साइड में है, बुंगीदार में है और अब ये बिल्कुल ताजा मामला यहाँ का सामने आया जहाँ पे जो है मरीज जो है ग्रामीण जो है अपने जो है इलाज के लिए बिल्कुल तरस रहे और जब हॉस्पिटल के अंदर जाते तो इनको निराशा ही देखने को मिलती है। कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहता, तो कोई जो है दवाई देने के लिए, फर्स्ट एड के लिए भी यहाँ जो है लोगों को जो है तरसना पड़ रहा है। जी, लेकिन क्या माने जय, क्योंकि सीएमओ ये तो बता रही है कि कौन कहाँ पर है, कैसे है, किस तरह से है, लेकिन वे व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं करा पा रही हैं? देखिए, स्वास्थ्य के प्रति जो तीखी जो नाराजगी है और इसके मद्देनजर भाजपा मंडल महामंत्री राजकुमार नेगी ने भी बताया कि सुबह 9:30 बजे तक चिकित्सा का ताला न खुलने से मरीज जो है परेशान रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने अधिक जानकारी दी कि भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा भी सीएमओ से वार्ता की गई है। तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के चलते मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
उन्होंने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जिसकी कार्रवाई की मांग की है जनता ने। वहीं अब जो है आपने बात की कि स्वास्थ्य जो चिकित्सा अधिकारी है उनका क्या कहना है, तो देखिए ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। साफ तरह से बार बार जो यही सुनने को मिल रहा है ग्रामीणों को, जिसका कि अभी तक भी कोई हल नहीं निकला है। ये काफी 3-4 साल से इनके साथ जो है इसी तरह की जो है बातें सुनाई जाती है और उसके बाद जो है अपना जो पल्ला झाड़ा जाता है। जी बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी जिले को कोरोना से बचाव को पौड़ी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी करी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारुल गोयल ने इमरजेंसी सेवा 108 के कर्मियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में आम जनमानस और प्रभावित जनों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पौड़ी जिले में अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। बावजूद इसके सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के प्रति सजग रहने की हिदायत भी दी गई है और इसको लेकर उन्होंने जागरूक भी उन्हें किया है। उन्होंने बताया है कि जिले में कोरोना से निपटने के लिए तमाम संसाधन जुटा लिए गए हैं। ये आज हमने 108 वाले सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से जो वो कोविड में और डेंगू के अगर उनके मरीज़ कोई संपर्क में आते हैं तो किस तरीके से वो टेस्ट करके उस डिज़ीज़ की पुष्टि कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने सभी तरीके की बैठकें कर ली हैं। हमने अपने यहाँ पे कितने दवाइयाँ हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑक्सीजन जो है उपलब्धता करा दी गई है और सभी को दिशा निर्देश में है। उसमें किसी भी तरीके का वायरल पेशेंट आता है तो उसकी जाँच करना सुनिश्चित करें। कोविड का ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी मरीज़ यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सभी चीज़ें जो है नियंत्रण में है। डॉक्टर पारुल मैम का बहुत अहम रोल है और वो इतनी ज़्यादा अवेयर हैं इन सब चीज़ों से कि अपने डिस्ट्रिक्ट को यानी कोविड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए उन्होंने पहले से बहुत सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी है ज़िले में। और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है उससे ध्यान में रखते हुए मैम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सभी CSC PSC में इंस्ट्रक्शन दिया है, वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको कोविड से बचने के लिए पेशेंट्स की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी कर लेनी है समय से और उन्हें उनकी सहायता करनी है, उन्हें स्वास्थ्य की विभाग की साइड से ट्रीटमेंट देना है और अच्छे से उनका ध्यान रखना है। 2019 में और 2020 और 22 में जो हमने पैंडेमिक देखी है, मॉर्टेलिटी रेट देखा है अपने इंडिया में, तो उससे ये जो इंसिडेंट्स है आगे भविष्य में ना हो उसी को देखते हुए, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स इंडिया में जैसे महानगर हो गए, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, उन सब में बढ़ते जा रहे हैं फिर से। तो उन सब को मद्देनजर, पेशेंट्स के मद्देनजर रखते हुए हमने हेल्थ विभाग ने उत्तराखंड में हमने इन सब कोविड से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी स्टार्ट अपनी यानी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस लिया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के समीप सेरा तेवा खर्क गांव में आज भी सड़क मार्ग नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण बीमार लोगों को और प्रसूता महिलाओं को डोली में कंधों पर लादकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। ऐसे में मामला उजागर हुआ और जब एक महिला बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए महिलाओं ने डोली में बैठाकर उसे सड़क मार्ग तक पहुंचाया। बता दें कि गांव में सड़क का निर्माण तो शुरू हुआ है, लेकिन रामगंगा नदी पर बनने वाले पुल के लिए पैसे पूरे नहीं हो पाए, जिस वजह से गांव वालों को एक सड़क मार्ग तक नहीं मिल सका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।